Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is the flows. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इंटीग्रल कर्व्स को अपने प्रीवियस लेक्चर में, और हमने ये कहा था कि हर वेक्टर फील्ड के करस्पॉन्डिंग हम इंटीग्रल कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो कर्व है उसके फ्लो से मुराद ये है कि वो कर्व किस तरह से बिहेव कर रही है। फॉर एग्जांपल आप एक कर्व लेते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप उसकी शिफ्टिंग देखें कि हाउ दिस स्ट्रेट लाइन इज शिफ्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक ट्रांसलेशन होती है कि आप एक सीधी लाइन में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो ये जो चीज है कि आप उस जो स्ट्रेट लाइन की कर्व है उसके ऊपर जो मोशन है वो बेसिकली एक ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो ट्रांसलेशन होगी उस कर्व जो स्ट्रेट लाइन है उसका फ्लो हो जाएगी। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक कर्व है जो रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे सेकंड वेक्टर फील्ड के लिए जो ये थी, ये सेकंड वेक्टर फील्ड के लिए हमने गैमा कर्व निकाली। तो ये जो कर्व है ये बेसिकली एक रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है, रोटेशन की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस कर्व का जो फ्लो है वो एक रोटेशन हो जाएगा। तो ये फ्लो से मुराद यहाँ पे इस तरह की चीज है कि उस कर्व के लॉन्ग अगर हम जो मूवमेंट करें या जो है डिस्प्लेसमेंट करें तो वो डिस्प्लेसमेंट किस तरह का होगा। मैथमेटिकली जब हम फ्लो को डिफाइन करते हैं तो द फ्लो ऑफ अ वेक्टर फील्ड एक्स, तो हम फ्लो भी वेक्टर फील्ड के हवाले से बात करेंगे, इज द कलेक्शन ऑफ मैप्स म्यू एस। तो ये उन तमाम कलेक्शंस मुख्तलिफ मैप्स हैं यानी कि एस के ऊपर, चूंकि एस पैरामीटर है जो इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, क्योंकि गैमा ऑफ एस आप लेते हैं ना कर्व को जब आप डिफाइन करते हैं तो एस जो है वो इंटरवल का पॉइंट है। तो इंटरवल अगर ए भी कोई इंटरवल है तो उसमें तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स होंगे, तो इसी तरह से इन्फिनिट मैनी मैप्स हो जाएंगी। एस की हर वैल्यू के लिए एक मैप है, फॉर एग्जांपल 1 से 2 तक है और रियल वैल्यूज हैं, तो म्यू 1 पे भी एक मैप होगी, म्यू 1.1 पे भी होगी, बीच में भी जो पॉइंट्स हैं, तो ये इन्फिनिट मैनी मैप्स हो जाएंगी। इन सब को मैं इकट्ठा करूं एक सेट के अंदर तो ये उस कलेक्शन की बात है। और ये म्यू एस पे डेफिनेशन क्या है कि सच दैट म्यू एस ऑफ पी, ये जो म्यू एस मैप है ये जब पी पॉइंट पे ऑपरेट होती है तो पी पॉइंट पे ऑपरेट होके ये हमें वही वैल्यू देती है जो गैमा पी एस पे ऑपरेट होके देता है। गैमा पी का मतलब है कि पी जब मैं बदलूंगा, पी पॉइंट जो है हर पी के लिए डिफरेंट गैमा होगा ना, कि गैमा जो है पॉइंट वाइज बदल रही है कर्व, एक पी पे डिफाइन है कर्व, दूसरी पी क्यू पे डिफाइन है, तो एक गैमा पी हो जाएगी एक गैमा क्यू हो जाएगी, दो डिफरेंट कर्व्स हो जाएंगी। तो म्यू एस ऑफ पी और म्यू एस ऑफ क्यू ये बराबर होना चाहिए कि जो डेफिनेशन जो गैमा पी ऑफ एस के यानी कि मैनी फोल्ड के उसी पॉइंट पे ये जानी चाहिए जिस पॉइंट पे गैमा हमें लेके जाता है जब वो एस पे ऑपरेट होता है। तो म्यू एस भी मैनी फोल्ड के पॉइंट से ऑपरेट होके जा रही है फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू ई एस, वेयर गैमा पी इज द इंटीग्रल कर्व ऑफ एक्स। और ये जो गैमा पी है ये कोई जो वही इंटीग्रल कर्व है जो एक्स की मदद से हमने निकाली। इन पास्ट ये बहुत सारी बुक्स में हम वेक्टर फील्ड्स के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता था पहले उसे इन्फिनिटिजिमल ट्रांसफॉर्मेशंस का लफ्ज इस्तेमाल होता था, और ये इन्फिनिटिजिमल ट्रांसफॉर्मेशंस यूज होती हैं फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। जिस तरह गैल्वा की थ्योरी है उसने ग्रुप थ्योरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आपने जिस तरह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं कि ये प्लस माइनस 1 जो है आता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो गैल्वा थ्योरी ये थी कि यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन बाय यूटिलाइजिंग द ग्रुप्स। इसी तरह एक बंदा था जिसका नाम था सोफस ली। सोफस ली ने ये गैल्वा थ्योरी से आइडिया लिया है कि अगर ग्रुप्स को यूज किया जा सकता है फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द अलजेब्राइक इक्वेशन, सिमिलरली ग्रुप्स कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसने जो ग्रुप्स सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए डिफाइन किए उन्हें उसने कहा ग्रुप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशंस। और वो जो ग्रुप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशंस थे वो बेसिकली बनाते थे ये वेक्टर फील्ड्स। और इन वेक्टर फील्ड्स को उस वक्त इन्फिनिटिजिमल ट्रांसफॉर्मेशन, और इस पे जो है ग्रुप थ्योरेटिक मेथड्स के ऊपर बीसीओ किताबें मौजूद हैं, लेकिन ये एम फिल लेवल का कोर्स है हमारा, यहाँ उसको डिस्कस करने का मकसद नहीं है, सिर्फ मैंने हल्का सा आपको ब्रीफ कर दिया कि ये जो एक्स जिन्हें हम वेक्टर फील्ड्स कह रहे हैं ये वेक्टर फील्ड्स को इन्फिनिटिजिमल ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें फ्लो के सर हवाले से ही है।
लेट m इज इक्वल टू आर एम, हमने कहा कि मैनीफोल्ड जो है यूक्लिडियन स्पेस है m डायमेंशनल, एंड x जो है वो पार्शियल वन है, मींस के फर्स्ट जो आपका वेक्टर फील्ड है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर फील्ड, पार्शियल वन का मतलब है पार्शियल बाई पार्शियल x1, तो ये कितने डेरिवेटिव, चूंकि इसके अंदर m पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे तो हम उसमें से पहले की बात कर रहे हैं। देन इंटीग्रल कर्व्स आर गिवन बाय, तो इसकी इंटीग्रल कर्व्स, जब आप इस वेक्टर फील्ड के लिए इंटीग्रल कर्व लिखते हैं तो चूंकि यहाँ पे m कोऑर्डिनेट्स हैं तो m फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी। पहली इक्वेशन में कोफिशिएंट पहले पार्शियल डेरिवेटिव के साथ तो कोफिशिएंट 1 है, बाकी ना होने का मतलब है कि बाकी तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ कोफिशिएंट 0 है। तो जब आप इस पे du1 by du इज इक्वल टू 1 होगा और du2 by du 0, du3 by du 0, तो ऑल अदर वैल्यूज ऑफ u के लिए ये du by du क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये m डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई। जब आप पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं किसी पॉइंट P पे इसको सॉल्व करना चाहता हूं और यूक्लिडियन स्पेस के अंदर पॉइंट लेते हैं, तो यूक्लिडियन स्पेस के अंदर जो पॉइंट होता है वो m टुपल की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जो P पॉइंट होगा ये C1, C2 सो ऑन Cm एक m टुपल की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है du1 by du, अगर आप सोल्यूशन निकालें या इसे s पैरामीटर पे रखें तो du1 by ds का सोल्यूशन निकालें तो ये सोल्यूशन निकलता है s प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी u प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें du2 by du इज इक्वल टू 0, तो उसका सॉल्यूशन निकलता है u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, u3 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालें इन इक्वेशंस का तो वो सॉल्यूशन बेसिकली निकलेगा, वो हमें इंटीग्रल कर्व देगा। तो वो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, वो निकलेगा पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा c1 प्लस s, दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा c2 वो भी कांस्टेंट है, तीसरी का c3 सो ऑन cm। तो हम कहते हैं कि जब मैं s को 0 पुट करूं गैमा ऑफ 0 तो वो P पॉइंट आए तो P पॉइंट बन जाएगा C1 C2 अप टू सो ऑन Cm। तो अब जो मैं ये गैमा P ऑफ, ये वाली जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है गैमा P ऑफ S इज इक्वल टू म्यू S ऑफ P, वो डेफिनेशन जब मैं गैमा P ऑफ S को म्यू S ऑफ P लिखता हूं तो ये जो है ये कर्व्स डिफाइन हो जाएंगी, ये डिफरेंट मैपिंग्स है S की वैल्यू 1 के लिए, यानी कि ये वही मैपिंग है जो गैमा P ऑफ S की मदद से डिफाइन हो रही है, सिर्फ उसको लिखने का अंदाज बदल गया। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें S वेरी कर रहा है, बाकी कोई चीज वेरी नहीं कर रही, C1 भी कांस्टेंट है, C2 भी कांस्टेंट है, अप टू सो ऑन Cm भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि इस M टुपल के अंदर सिर्फ जो पहला कोऑर्डिनेट है वो वेरी करेगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट फिक्स रहेंगे। अगर हम इसको 3D में समझते तो 3D के अंदर आपके पास क्या होता है, अगर पहला कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है बाकी फिक्स है सारे, तो इसका मतलब है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है। तो यहां पे भी ये जो है ये हमें बता रहा है कि म्यू एस बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू एस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पी पॉइंट है ये ट्रांसलेट हो रहा है इन द फर्स्ट एक्सिस की, जो भी एक्सिस है उसको हम u1 कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास u एक्सिस, हमने कहा u1 एक्सिस, u2 एक्सिस, u3, तो इन द डायरेक्शन ऑफ u1 एक्सिस। तो म्यू एस बेसिकली हमें बता रहा है कि ये एक ट्रांसलेशन है इन द u1 डायरेक्शन। सिमिलरली अगर ये वेक्टर फील्ड होता है x इज इक्वल टू x पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस y पार्शियल बाय पार्शियल y ऑन R2, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, इसकी इक्वेशंस भी हमने लिखी थी कि ये इंटीग्रल कर्व्स बनती, इक्वेशन बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने x इज इक्वल टू a e u b e u ये सोल्यूशन निकाल लिया था और ये गैमा ए बी बन गया था। जब हम गैमा ए बी को s पे ऑपरेट करेंगे तो ये a e पावर s कॉमा b e पावर s बन जाएगा। इसमें से e पावर s कॉमन आ गया a इंटू बी। तो जब भी हम क्या उसे कहते हैं किसी नंबर को किसी कांस्टेंट से ये e पावर s जो है ना उससे मल्टीप्लाई करें और s जूं जूं बड़ा होता जाएगा ये e पावर बड़ा होता जाएगा, क्योंकि इंटरवल के अंदर आपने इंक्रीजिंग वैल्यूज लेनी है, तो जूं जूं s बड़ा होता जाएगा e पावर s भी बड़ा होता जाएगा। तो ये जो म्यू एस है इस पर्टिकुलर केस में म्यू एस इज अ मैग्निफिकेशन बाय अ फैक्टर e पावर s। तो ये किसको शो कर रहा है, ये एक मैग्निफिकेशन को शो कर रहा है। अगर s जो है ग्रेटर देन 1 होगा, s चूंकि पॉजिटिव होगा तो e पावर s हमेशा क्या होगा, बड़ी वैल्यू होगी, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये बड़ी वैल्यू देगा e पावर। अगर s जो है वो लेस देन 1 होगा तो ये चूंकि लेस देन 1 पावर जो है वो डिक्रीज कर देती है वैल्यू को, तो उस केस में ये
जो है श्रिंकिंग करेगा, यानी कि मैग्नीफाई करेगा या श्रिंक, चीजों को बड़ा करेगा या छोटा करेगा, ये इस तरह की मैपिंग। इसी तरह से ये दूसरा, ये असाइनमेंट के तौर पे मैं दे रहा हूं, जिसको हमने आपसे तो उधर इंटीग्रल, इसकी इंटीग्रल कर्व्स निकाली हुई हैं जो कि ये लिखी हुई हैं, तो सिर्फ इसका म्यू एस ऑफ ए बी लिखना है, वो ये वाली चीज आ जाएगी। तो ये म्यू एस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस म्यू एस इज अ रोटेशन बाय एन एंगल एस अबाउट ओरिजिन। तो ये म्यू एस एक रोटेशन को शो करता है बाय एन एंगल एस, जो भी ये कॉज के साथ लगा हुआ है इस एंगल के अबाउट ये रोटेशन को शो करता है। तो जो फ्लो है बेसिकली कि उस कर्व के ऊपर मूवमेंट कैसे होगी वो फ्लो से रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एक प्लीज सर, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल किया उसमें जो हमने म्यू एस ऑफ पी लिखा है, यानी गैमा पी ऑफ एस को हमने म्यू एस ऑफ पी लिख दिया। जी जी, हर जगह यही लिखेंगे, डेफिनेशन यही है सर यहाँ पे जो पहले गैमा हमने पी ऑफ एस होगा वही म्यू एस ऑफ पी होगा ना, यही हमने फ्लो की डेफिनेशन की है। जी सर, यहाँ पे हमने पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशंस लिए हैं इनको सॉल्व किया हमने, वो असल में कर्व को डिफाइन करेंगी वो और कर्व, उसको और हमने वही इक्वल किया कर्व म्यू म्यू एस एस को। ऑफ पी बन जाएगी, वो जो कर्व आएगी वही म्यू एस ऑफ पी बन जाएगी। सर म्यू यहाँ पे सिर्फ फ्लो को शो कर रहा है और कोई जी, मतलब फ्लो को शो कर रहा है कि यानी कि इस कर्व पे फ्लो का, यानी कि पी पॉइंट से अगर आप आगे ट्रैवल करना चाहे तो ट्रैवलिंग किस तरह की होगी? ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेशन होगी, ट्रैवलिंग रोटेशन होगी, ट्रैवलिंग यानी कि इनलार्जमेंट होगी या श्रिंकिंग होगी, जो भी वो ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा निकलेगा वो हमें बताएगा। और सर ये जो फंक्शंस हैं ये मैनीफोल्ड पे अप्लाई होंगे और मैनीफोल्ड पे ही कोई ना कोई पॉइंट्स देंगे। जी जी जी, मैनीफोल्ड पे शिफ्ट करेंगे पॉइंट्स, सही ठीक कह है। रहे हैं। और सर ये एस को हम C2 में भी ऐड कर सकते हैं या सिर्फ C1 में ही करना था बस? नहीं नहीं, देखें वो C2 में तो तब ऐड होता है कि ये इसका सोल्यूशन है ना बेसिकली, अगर डी यू टू बाई डी यू बी इक्वल टू 1 होता फिर तो हम C2 में भी ऐड कर सकते थे, क्योंकि इसका सोल्यूशन हमने लिखा है तो इसका सोल्यूशन तो C1 प्लस एस बनता है ना, इधर इसका सोल्यूशन तो C2 ही बनेगा कांस्टेंट। ये इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करके लिखा है बेसिक। सर जी जी सर, यहाँ एक बात ये कि सर हम म्यू एस को कहीं पे कह रहे हैं ट्रांसलेशन हो रही है, कहीं पे कह रहे हैं रोटेशन, और तीसरा मैग्निफिकेशन। सर इसका किस तरह पता चलेगा सर, यहाँ पे रोटेशन हो रही है या? देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं ताकि आपको आसानी भी रहे। तरीका इसका ये है कि जब आप ये कोई पॉइंट लेंगे ना, आप ए बी कोई पॉइंट R2 के अंदर ले लें। फॉर एग्जांपल आप एक पॉइंट लेते हैं 1 2, ठीक है जी सर। 1 2 पॉइंट ले लेंगे, उसको 1 2 पॉइंट ड्रॉ कर लें एक्स वाई एक्सिस पे, एक पॉइंट आ जाएगा। एक पॉइंट ले लें 3 4, दोनों पॉइंट्स आपने लोकेट कर उनके दरमियान उनको ज्वाइन कर लें, लाइन में बना लें, ठीक है। अब एस की कोई वैल्यू चूज कर लें, से एस की वैल्यू है 3, में मिसाल दे रहा हूं, तो ई पावर एस की कोई वैल्यू या S1 ले लें, तो ई आपको पता है 3.14 के करीब होता है, तो ये 3.14 होगा रफली, ठीक है। ए पॉइंट भी 3.14 से मल्टीप्लाई होगा, बी पॉइंट भी 3.14 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 को जब आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14, 6.28 आ जाएगा, ठीक होगी। इस पॉइंट को भी ड्रॉ कर लें, इस पॉइंट को भी आप क्या कर लें, लोकेट कर लें ना एक्स वाई प्लेन के ऊपर। सिमिलरली जब आप दूसरा पॉइंट मैंने 2 3 लिया था, 2 3 को भी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक पॉइंट आ जाएगा, 3.14 से मल्टीप्लाई होके 6.28, और तीसरा बन जाएगा 9.42, ठीक है। उसको भी आप लोकेट कर लें। फिर आप देखें कि जो पहले ए और बी को ज्वाइन करने से जो लाइन नजर आ रही थी, और जो दो नए पॉइंट्स आए उनको जो लाइन ज्वाइन करने से नजर आ रही है वो बड़ी हो गई है, तो इसका नजर आ रहा है कि मैग्नीफाई होगी। इसी तरह जो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये हमने कहा जिसको हम रोटेशन कह रहे हैं, इस पे भी आप ए बी पॉइंट ले लें दो, यानी कि एक 1 2 पॉइंट ले लें, एक 3 4 ले लें या 2 3 ले लें, और उस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन एस की किसी पर्टिकुलर वैल्यू लेके, एस फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एस ले लें जी π/2, ठीक है, 90 डिग्री ले लें या π/4 45 डिग्री ले लें, और वो पॉइंट्स जो है उस लाइन को ए बी और सी डी पॉइंट्स को पहले ज्वाइन करें, एक लाइन बन जाएगी। फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नए पॉइंट्स आएंगे उनको ज्वाइन करें, तो आपको नजर आएगा कि वो रोटेट हो गया एट एन एंगल, π/4 लिया है तो π/4 से रोटेट हो जाएगा, π/2 लिया है तो 90 डिग्री की रोटेशन आपको नजर आ जाएगी। क्लियर है? तरीका बता दिया मैंने, समझ आ गया? जी सर।
जी सर यहाँ पे जो गैमा ए बी और एस है, ए बी तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, हमने पहले डिस्कस जी किया था स्टार्टिंग पिछले। पॉइंट है, लेकिन ठीक है। आपको उसको चेक करने के लिए कोई से 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे ना। एक पॉइंट पे तो आपको ना रोटेशन नजर आएगी ना रोटेशन, आपको एक लाइन ही बताएगी ना। तो आप पहले एक लाइन ले लेना, कोई सी लाइन, ए बी पॉइंट और 2 पॉइंट ले लें, उससे आसानी रहेगी। ठीक, जी सर। क्योंकि ये पूरी स्पेस के ऊपर कर्व है ना, तो 2D के अंदर, तो 2D के अंदर कोई से 2 पॉइंट ले सकते। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं द लीड डेरिवेटिव्स, और ये पहला डेरिवेटिव है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 डेरिवेटिव्स हम इंशाल्लाह इस कोर्स में और पढ़ेंगे, तो ये दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं द लीड डेरिवेटिव्स। लीड डेरिवेटिव्स भी फ्लो से रिलेटेड है, इसलिए फ्लो को हमने पहले पढ़ा। लेट म्यू एस बी द फ्लो ऑफ एक्स। हम कहते हैं कि हमने जो हमें फ्लो है किसी वेक्टर फील्ड का, वेक्टर फील्ड से पहले इंटीग्रल इक्वेशन निकलती है और इंटीग्रल इक्वेशन से फ्लो निकलता है, सॉरी इंटीग्रल कर्व निकलती है और इंटीग्रल कर्व से फ्लो निकलता है। तो लेट म्यू एस बी द फ्लो ऑफ एक्स एंड लेट पी बी इन द डोमेन ऑफ एक्स। और पी ऐसा पॉइंट है जो एक्स की डोमेन में है, यानी कि एक्स भी आपको पता है एक फंक्शन है जो सबसेट ऑफ द मैनीफोल्ड पे अप्लाई होता है, तो ये और टी एम पे जाता है, तो पी भी एक्स की डोमेन सेट के अंदर है। देन म्यू एस हैज एन इनवर्स। तो अगर हम इस कर्व में, जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि हम जो उस फ्लो के अंदर ट्रांसलेशन अगर हम आगे चले गए, तो अगर एस को माइनस कर देंगे तो हम वापस आ जाएंगे, यानी कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करती है। अगर रोटेशन हो गई क्लॉकवाइज, तो हम एंटी क्लॉकवाइज उतने ही एंगल से वापस रोटेट कर देंगे, यानी कि एंगल को नेगेटिव कर देंगे तो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी, तो हम वापस भी आ सकते हैं। तो अगर म्यू एस फ्लो है तो म्यू माइनस एस उसका इनवर्स फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये बाइजेक्टिव मैप है, जिसकी वजह से बाइजेक्टिव मैप होने की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक होम्योमॉर्फिज्म भी थी और बाइजेक्टिव हो गई, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक डिफ्यूमॉर्फिज्म है। हेंस फॉर ऑल एस इफ म्यू ऑफ एस पी इज डिफाइंड, तो म्यू एस स्टेरिक हम डिफाइन कर सकते हैं कि एम पी से लेकर, यानी कि अगर ये डिफ्यू जो एम पी से आपको एम गैमा पी ऑफ एस पे लेके जा रही है, और एम गैमा पी ऑफ एस बेसिकली गैमा पी ऑफ एस वही पॉइंट है जो म्यू एस ऑफ, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है और उस पर्टिकुलर पॉइंट के टेंजेंट स्पेस की बात हो रही है। तो हम कहते हैं कि ये एम पी के जो टेंजेंट्स हैं उनको एम गैमा पी ऑफ एस के टेंजेंट्स पे मैप करती है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी मैप है जो टेंजेंट्स को टेंजेंट्स पे मैप करती है। वहां वो पॉइंट्स शिफ्ट कर रही थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे थे, तो ये म्यू एस स्टेरिक जो है टेंजेंट्स को टेंजेंट्स पे लेके जा रही है। सो इफ ई आई इज अ बेसिस ऑफ एम पी, तो हम कहते हैं कि अगर ई आई एम पी की बेसिस है तो म्यू एस स्टेरिक ई आई, अगर हम म्यू एस स्टेरिक को ई आई पे ऑपरेट कर दें, क्योंकि ई आई एम, तो ये जो है ये बेसिस बन जाएगी एम गैमा पी ऑफ एस की, क्योंकि बेसिस जो है बेसिस को ट्रांसफॉर्म करती है इस मैपिंग के तहत। द वेक्टर इस सर जो वेक्टर, जी जी सर ये जो मैपिंग आपने अभी बताई है कि ये टेंजेंट को टेंजेंट्स पे मैप कराती है, यानी कि एक ही पॉइंट के टेंजेंट्स को उसी पॉइंट के टेंजेंट पे मैप कराएगी या किसी और पॉइंट देखिए, हमने ये मैपिंग पहले भी पढ़ी है ना, पहले चैप्टर के अंदर हमने पहले एक मैपिंग पढ़ी थी जिसको हमने कहा था कि ये मैपिंग है म्यू, क्या म्यू पढ़ा था हमने कि दो मैनीफोल्ड्स के दरमियान मैपिंग है एम एन के दरमियान। फिर हमने म्यू के नीचे स्टेरिक लगा के मैपिंग पढ़ी थी कि अगर म्यू एम और के पॉइंट्स को एन के पॉइंट्स में ट्रांसफॉर्म करती है, जी तो म्यू जो स्टेरिक है वो एम के टेंजेंट्स को एन के टेंजेंट्स पे मैप करेगी। बिल्कुल ये उसी तर्ज की मैपिंग है। जी वहां हमने म्यू को डिफाइन किया था, यहाँ भी हम म्यू एस को डिफाइन कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग म्यू एस स्टेरिक डिफाइन कर रहे हैं जो टेंजेंट्स को टेंजेंट्स पे मैप कर रहे हैं। जी सर एम वहां पी जो पर टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट पी, एम पी जो जी टेंजेंट स्पेस एट पॉइंट पी, और एम गैमा पी ऑफ एस इज अ टेंजेंट स्पेस एट गैमा पी ऑफ एस। ये गैमा पी ऑफ एस वो पॉइंट होना जरूरी नहीं है ना, पी बदलेगा तो गैमा पी ऑफ एस भी बदल जाएगा। ये जो म्यू एस स्टेरिक सर ऑफ ये ई आई, कर्व पे टेंजेंट जो बनेंगे वो एम गैमा जी पी जी एस। जी 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 सर कर्व्स ये के ये टेंजेंट। सर ये तो बात तो वही होगी ना, हम एक मैनीफोल्ड के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की बात करें या उस मैनीफोल्ड के ऊपर कर्व के ऊपर मौजूद उसी पॉइंट की बात करें, पॉइंट तो वही रहेगा पी, हम उसको कर्व के लिहाज से स्टडी करें या मैनीफोल्ड के लिहाज से स्टडी जी करें। जी पॉइंट तो तो पी। मैं जी सर आपको आवाज आ रही है ना मेरी? पी पॉइंट तो वही है, सर पी आवाज कट पॉइंट। रही। सर आवाज कट गई है सर आपकी।
अब जी मैंने सर, अब आ रही है, जी अब मैंने आ कहा रही है। पी पॉइंट पे तो कोई फर्क नहीं आया ना, पी तो वही है, जी ठीक है, सर। पी इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। जी सर। तो बेसिकली हम ये जो दूसरा बेसिस सेट हमने बनाया म्यू एस स्टेरिक ऑफ ई आई, इसको हम कैपिटल ई आई से लिखते हैं, इसको नाम बदल दिया कैपिटल ई आई। तो ये जो है फॉर्म्स कर्व्स, ये भी कर्व्स बनाएगा इन टीएम। ये किस में बनाएगा? ये टेंजेंट बंडल के अंदर कर्व्स बनाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट्स के साथ हम डील कर रहे हैं। और ये these are lying above the integral curve gamma of x, और हम कहेंगे कि ये जो कर्व्स हैं ये गैमा के ऊपर एक कर्व लाई कर रही है स्टार्टिंग एट पी, यानी कि दो कर्व्स हैं, एक कर्व गैमा है और एक उसके ऊपर है जिसका बेसिस वेक्टर ई आई ऑफ एस है, एंड गिविंग अ बेसिस ऑफ द टेंजेंट स्पेस एट ईच पॉइंट गैमा ऑफ पी, thus ei forms a moving frame along gamma। अब यहां पे ये बिल्कुल बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि बिल्कुल इस तरह की बात है जिस तरह से आप टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल डिफाइन करते हैं इन दी DG1 के कोर्स में आपने डिफाइन किया। और हमने कहा था कि जो टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल है, अगर किसी कर्व के ऊपर आप देखें तो कर्व के हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल चेंज हो रहे होते हैं। पॉइंट आगे जो जो पॉइंट चेंज होता है, टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल भी चेंज हो रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो हम कह रहे हैं कि हम टेंजेंट्स की एक स्पेस लेके आगे चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने एक फ्रेम उस पर डिफाइन कर दिया टेंजेंट, नॉर्मल, बाई नॉर्मल की तरह, और वो पॉइंट्स के साथ मूव कर रहा है। जो कर्व आगे जाती है, ये जो फ्रेम है, ट्राई-हेड है, ये भी उसके साथ मूव करता है। तो जब आप m डायमेंशंस की बात करेंगे तो वहां 3 एक्सिस नहीं आएंगे, m कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो m डायरेक्शंस आएंगी कोऑर्डिनेट्स की। इसलिए हमने उसे कहा कि ये m डायरेक्शंस हैं, तो E1 E2 अप टू EM का कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल EM। ये अगर 3D के अंदर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये T, N और B बन जाएंगी, टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल, ठीक है। यानी कि ये जो हम म्यू एस स्टेरिक ऑफ ई आई कह रहे हैं, ये बेसिकली हम कर्व के ऊपर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं, जिस तरह हमने कर्व के ऊपर टेंजेंट, नॉर्मल और बाई नॉर्मल डायरेक्शन स्पेसिफाई की थी। तो सर ये सारे ई आईज आपस में परपेंडिकुलर होंगे? जी बिल्कुल, बेसिस सेट बनाएंगे, ठीक है। ठीक। इसको हम परपेंडिकुलर की बजाय हम कहते हैं कि ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस होती है, ऑर्थो नॉर्मल होंगे, वो भी कंडीशनें वही होती हैं, परपेंडिकुलरिटी। अब हम कहते हैं कि अगर T एक टेंसर फील्ड है, कैपिटल T इज अ टेंसर फील्ड डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P, यानी कि P पॉइंट के ऊपर आपने कोई टेंसर डिफाइन किया, देन द कंपोनेंट्स ऑफ T ऑफ गैमा P ऑफ S, यानी कि अब गैमा P ऑफ S एक पॉइंट है, टेंसर फील्ड है, और टेंसर फील्ड की ये डेफिनेशन होती है जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होता है तो एक पर्टिकुलर टेंसर देता है, ठीक है। तो T ऑफ गैमा P ऑफ S एक पर्टिकुलर टेंसर देगा। पर्टिकुलर टेंसर को उसकी बेसिस सेट के हवाले से लिखा जा सकता है, तो हम इसको कैपिटल ई आई ऑफ एस जो बेसिस है उसकी रिस्पेक्ट से लिखेंगे, तो इसके कंपोनेंट्स आएंगे। अगर टी जो है वो टेंसर है, टी ऑफ गैमा पी ऑफ एस एक पर्टिकुलर टेंसर है, तो उस टेंसर के जो कंपोनेंट्स आएंगे कैपिटल ई आई की रिस्पेक्ट से, उनको हम कह रहे हैं टी अल्फा, ठीक है। टी अल्फा कंपोनेंट्स हैं, तो इन टी अल्फा का जो डेरिवेटिव होगा, the derivative with respect to the parameter s, तो हम कहते हैं कि the derivative of the components of a tensor field T with respect to the basis capital EI, उसका जो derivative होगा उसको हम बोलते हैं कि this is basically the Lie derivative of the tensor field T, ठीक है। और ये जो with respect to parameter का s, इंटरवल एस पैरामीटर, जो कर्व का पैरामीटर होगा उसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा। आगे हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, अभी तो हम जनरल बात कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं इसको। और सर ये जो बेसिस होंगी ये टी की बेसिस होंगी टेंसर फील्ड की, ये जो टेंसर, ये नहीं बेसिस सेट, तो देखें टेंसर को तो डिफरेंट बेसिस सेट में लिखा जा सकता है ना जी, टेंसर को तो हम डिफरेंट बेसिस सेट में लिखा जा सकता है, तो हम इस टी के कंपोनेंट्स को जब कैपिटल ई आई की बेसिस की रिस्पेक्ट से लिखेंगे तो वो टी अल्फा कहलाएंगे। सर ये जो ऊपर मैपिंग थी म्यू एस्टेरिक, इसमें हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये बताता है कि कैसे पॉइंट टू पॉइंट टेंजेंट्स वेरी हो रहे हैं, यानी फ्लो ऑफ टेंजेंट्स की अगर हम देखें, जी फ्लो ऑफ टेंजेंट्स, जी फ्लो ऑफ कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस कैसे हो रहा है अलोंग द कर्व। जी ठीक है, ये हमें बताता है कि फ्लो ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है अलोंग द कर्व कैसे हो रहा है,
ठीक है, तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा। U इज अ टेंसर ओवर M gamma P of S इफ Fi इज अनदर बेसिस। अब हम कहते हैं कि अगर एक बेसिस है तो दूसरी भी कोई बेसिस हो सकती है। EI के करस्पॉन्डिंग हमने FI दूसरी बेसिस ली थी, तो EI के करस्पॉन्डिंग हमने कैपिटल EI डिफाइन की, तो FI के करस्पॉन्डिंग हम कैपिटल FI डिफाइन कर लेंगे। तो जिस तरह स्मॉल FI EI में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ द चेंज ऑफ द बेसिस, सिमिलरली कैपिटल FI EJ में से कन्वर्ट हो जाएगा बाय यूटिलाइजिंग द सेम मैट्रिक्स ऑफ द बेसिस। अब अगर हम कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम कहते हैं कि एक बेसिस सेट से दूसरे बेसिस सेट में टेंसर के कंपोनेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम टेंसर के कंपोनेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लिखेंगे TF ऑफ एल्फा, अच्छा ठीक मैं बता, तो ये TF ऑफ एल्फा जो है दिस विल बी A अल्फा बीटा T E ऑफ बीटा। ये जो राइट साइड पे E ऑफ बीटा है ये E बेसिस के हिसाब से कंपोनेंट लिखा हुआ है, और ये जो F कॉमा अल्फा है ये F बेसिस के हिसाब से कंपोनेंट लिखा हुआ है। तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ टेंसर लिख रहे हैं, तो टेंसर भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जिस तरह पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ पढ़ा है। दिस इंप्लाइज U इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द बेसिस। क्या आप U की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिखें, यानी कि एक बेसिस की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालें या दूसरी बेसिस की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। द टेंसर फील्ड डिराइव्ड फ्रॉम T इन द अबव वे by differentiating with respect to the parameters of the integral curves of x are the Lie derivative of T with respect to x and is denoted by Lx of T। इसको हम ली डेरिवेटिव बोलेंगे, और चूंकि ये वेक्टर फील्ड से रिलेटेड है इसलिए इसको लिखने की जो नोटेशन होगी वो कैपिटल L ये ली डेरिवेटिव के लिए, ये वही ली है जिसका भी मैंने जिक्र किया था सोफस ली, और ये कैपिटल X जो है वेक्टर फील्ड के लिए, और ये कैपिटल T उस टेंसर फील्ड के लिए जिसका हम ली डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा Lx ऑफ T, यानी कि ये L फॉर ली डेरिवेटिव, कैपिटल X फॉर द वेक्टर फील्ड जिसके लॉन्ग हमने डेरिवेटिव लेना है, और कैपिटल T जिस टेंसर फील्ड का डेरिवेटिव लेना है। ये दो तीन इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये अगर टेंसर सिमेट्रिक होगा तो उसका ली डेरिवेटिव भी सिमेट्रिक होगा, अगर टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका ली डेरिवेटिव भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये जो है अगर दो टेंसर्स ऐड हो रहे हैं तो चाहे ऐड करने के बाद ली डेरिवेटिव लें या ली डेरिवेटिव लेने के बाद ऐड करें, दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम रहेगा। और तीसरा ये जो प्रोडक्ट रूल है डेरिवेटिव का वो फॉलो करेगा कि अगर दो टेंसर आपस में टेंसर प्रोडक्ट हो रहा है तो ली डेरिवेटिव जो है प्रोडक्ट रूल फॉलो करेगा, पहले का ली डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का ली डेरिवेटिव। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ली डेरिवेटिव जब किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट होता है तो x ऑफ f सिंपली इस तरह से ऑपरेट होता है जैसे कि ऑपरेटर x ऑपरेट हो गया, ठीक है। और पांचवी प्रॉपर्टी ये है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इफ x इज इक्वल टू पार्शियल 1 the first coordinate vector field of some coordinate system then components u alpha of L of x of t with respect to basis partial I are partial 1 t alpha the first coordinate derivative of the component of t that is u alpha। तो ये पांचवा जो पॉइंट है ये कह रहा है कि अगर हमें कोई बेसिस सेट पता है जिसकी रिस्पेक्ट से हम ली डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम एक ऐसा बेसिस सेट फाइंड आउट कर सकते हैं कि ली डेरिवेटिव उसके उस नए बेसिस सेट के पहले कोऑर्डिनेट के पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर हो। यानी कि हम ऑलवेज इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड a coordinate system such that the Lie derivative of a tensor field in one coordinate system is equal to the partial derivative of the tensor field with respect to the first coordinate vector field with the first coordinate of the other side। यानी कि हम एक ऐसा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सर्च कर सकते हैं कि उस कोऑर्डिनेट के पहले कोऑर्डिनेट के पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा ली डेरिवेटिव। दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, ये किया जा सकता है। जो नेक्स्ट है कि जो ली डेरिवेटिव का फार्मूला है जनरल, वो मेरे ख्याल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा और ताकि आपको ये पूरी बात समझ आ जाए। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वो काइंडली आप कर सकते हैं।